आप सभी का फिर से स्वागत है पशुपालन की दुनिया में। और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व के चरवाहे। आधुनिक विश्व के चरवाहे। आधुनिक विश्व के चरवाहे। आधुनिक यानी कि मॉडर्न जमाने के जो शेपर्ड्स होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई चरवाहे क्या होते हैं। कौन होंगे चरवाहे? ये वे लोग होते हैं जो चारे व पानी की तलाश में अपने मवेशियों को लेकर मौसम के अनुसार स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। यानी कि मेजर चीज ये आ रही है कि भाई ये वो लोग होते हैं जो कैसे होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी कि ये घुमंतु होते हैं। कैसे होंगे भाई? ये घुमंतु, ये एक जगह नहीं ठहरेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, क्योंकि ये अपनी परिस्थितियां देखते रहेंगे। भाई यहाँ पे बरसात हो गई है, यहाँ पे चारा मिल गया, ठीक है। अब बरसात के दिनों में चारा खत्म हो जाता है, दूसरी जगह जाएंगे, यानी कि पलायन करते रहते हैं मौसम के अनुसार, और अपने जो पशु होते हैं उनको ले जाते हैं। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? चरवाहे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चरवाहे। अब चरवाहे कहाँ अपने पशुओं को चराते हैं? चारागाह में। चारागाह क्या होते हैं? घास वाले स्थान जहां पशुओं की चराई की जाती है केवल, है ना। गाँव में भी होते हैं जिसे अपन चराका चराका बोलते हैं, वो क्या होते हैं? चरवाहे। चरागाह होता है वो, यानी कि वहां पे घास उगती है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। वो दो प्रकार के चरागाह हो सकते हैं, एक तो कृत्रिम हो सकता है, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक जो कि जिसमें वनस्पतियां पाई जाती है, घासें वगैरह उगी हुई होती है। एक होते हैं कृत्रिम, जिनके कोई ना कोई मालिक होते हैं, जैसे कि आपके खेतों के, ये खेत है, खेत के पास में आपने जगह छोड़ दी जिसे बीड़ कहा जाता है ना, तो उसमें पशु चराई का ही काम करते हैं। फिर भाई बाकी खेत में फसल उगा ली, उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसमें पशुओं को चराया जाता है, तो वो कृत्रिम चरागाह होते हैं। अब भारत के चरवाहे, अपन सबसे पहले भारत के चरवाहे पढ़ेंगे, विश्व के चरवाहे भी पढ़ेंगे। तो भारत के चरवाहे पढ़े तो अपने यहाँ पे दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के चरवाहे होते हैं? दो प्रकार के। पहले तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में चरवाहे होते हैं, पहाड़ों में भी जो लोग रहते हैं वो भी अपनी जीविका का यापन करते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? जो मैदानों, पठारों व रेगिस्तान के चरवाहे। आ गया सारा का सारा। भाई पहले तो कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पे पहाड़ होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड वगैरह है ना, यहाँ के चरवाहे। अब पहाड़ी क्षेत्रों की अपन बात करेंगे तो पहाड़ों में हमेशा क्या पाई जाती है? ठंड पाई जाती है। पाई जाती है ना। आप शिमला चले जाओ या फिर जम्मू चले जाओ तो वहां पे। अब यहाँ पे कौन कौन से चरवाहे पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन सी चरवाहे की प्रजातियां होती है? तो देखो भाई, पहला तो है गुजर बकरवाल। गुजर बकरवाल कहाँ मिलेंगे? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा यहाँ से। मैंने मुश्किल से कुछ ही लाइनें निकाली है, बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे ये। वहां से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेके आए। तो पहला आपको पूछ ले कि गुजर बकरवाल कहाँ पाए जाते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर। लेकिन गुजर समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो वो उत्तराखंड में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? उत्तराखंड में। ओनली गुजर पूछे तो गुजर कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है ना। हाँ, आपको पूछ ले कि गुजर, गुजर कहाँ मिलते हैं? तो उत्तराखंड में मिलेंगे, है ना। है यूटी। हाँ, गद्दी, ये हिमाचल प्रदेश में होता है, यहाँ भी ठंड होती है, यहाँ भी बर्फ जम जाती है। एक होते हैं भोतिया, शेरपा और किन्नौरी। ये तीन और समुदाय हैं चरवाहे के। ये पाए जाते हैं हिमाचल जो पर्वत है उसके क्षेत्रों के आसपास पाए जाएंगे। कौन? भोतिया, शेरपा और किन्नौरी। ये चरवाहे क्या करते हैं? ये जब भी, यानी कि जैसे ही सर्दियां आ जाएगी, जैसे सर्दियां आ जाती है ना, तो सर्दियों में ये क्या करते हैं कि जो पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, और नीचे जो घास उगी हुई होती है यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, और अपने जो पशु मवेशी वगैरह होते हैं उनको चराते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियां खत्म हो जाती है, गर्मी आएगी, बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलने से जो पर्वतों के ऊपर जो मैदान है उनमें नई घास उग जाती है, तो फिर ये वापस से पलायन कहाँ कर जाते हैं? पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं। यानी कि पर्वतों के ऊपर क्या होंगे? घास के मैदान होते हैं, तो वहां ये चले जाते हैं। यानी कि ये घूमते रहते हैं, कुछ सीजन में यहाँ, कुछ सीजन में यहाँ, एक जगह चरवाहे नहीं रह सकते। यानी कि चरवाहे क्या करते हैं? अपन ने पहले ही कहा कि भाई ये स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। आई बात समझ में? हाँ। अब देखो, मैदानी, पठार व रेगिस्तान वाले चरवाहे, एक समुदाय होता है धंगर। क्या होते हैं? एक डॉट है ना, धनगर। ये समुदाय कहाँ पाया जाएगा? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन सीधा सीधा है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। धनगर कहाँ के होते हैं? महाराष्ट्र के होते हैं ना। फिर होती है गोला, कुर्मा और कुर्बा। गोला, कुर्मा, कुर्बा, ये कर्नाटक, यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, साउथ के इलाके में पाए जाने वाले समुदाय हैं। एक होती है बंजारा, बंजारा,
आपने भी देखा होगा कि बंजारा चलते रहते हैं इधर उधर, अपनी जीविका यापन करने के लिए कुछ सामान और बेचते रहते हैं, जैसे नमक बेच रहे हैं, मिश्री बेच रहे हैं, या और कुछ चीजें, या फिर कभी कभार उनकी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वो अपने पशुओं को भी बेच देते हैं रास्ते में, कि भाई ले ये बकरी का बच्चा ले ले, ये ऊंट वगैरह है, गाय वाय का बच्चा, तो बेच देते हैं और अपनी जीविका का यापन करते रहते हैं। और बंजारा समुदाय जो जब भी चलता है तो अपने जो है कि रिश्ते बनाते हुए चलता है आगे से आगे, ताकि कोई उसको रोके नहीं, है ना। यहाँ आए, यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, यहाँ के लोगों से अच्छा रिश्ता बनाएंगे, चाहे उनको दूध डाल देंगे, ये डाल देंगे, तो बढ़िया रिश्ता बनाते हुए चलते रहते हैं ना। एक होती है रायका। रायका कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान की मुख्यतः ऊंट पालक जाती है, यानी कि राजस्थान में ऊंटों को पालने का काम कौन करती है? रायका। ऊंटों के साथ साथ ये भेड़ बकरियों का पालन भी करते हैं, ऊंटों के साथ साथ दो चार बकरियां भी ये रखते हैं, जिससे इनकी जो है कि आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। एक होते हैं मलदारी, ये गुजरात में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? गुजरात में। और मोनपा, ये अरुणाचल प्रदेश के चरवाहे होते हैं। ये तो हो गए अपने भारत में। भारत के विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले जो चरवाहे या घुमंतु प्रजातियां, उनके नाम है ये। घुमंतु प्रजातियां कौन कौन सी, या घुमंतु जातियां कौन कौन सी हो गई यहाँ पे? देखो, गुजर बकरवाल है कि जो कहाँ पाए जाएंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। गद्दी कहाँ पाए जाएंगे? हिमाचल में। भोतिया, शेरपा, किन्नौरी, ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। धनगर कहाँ पाए जाएंगे? महाराष्ट्र में। हाँ, धनगर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं भाई ना। गोला, कुरमा और कुरबा ये कहाँ पे? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। बंजारा कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश में ना। हाँ, ये राजस्थान में भी आते थे कभी कभी। बंजारा कहाँ है कि भाई ये पाए तो कहाँ जाते थे? मध्य प्रदेश में। लेकिन जब चारा खत्म हो जाता था तो ये अपने मवेशियों को लेकर घूमते रहते थे, तो राजस्थान में भी आते थे। रायका, रायका राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन ये कभी कभार क्या होते हैं कि जो हरियाणा की जो सीमा होती है, ये हरियाणा की तरफ निकल लेते हैं। हरियाणा के जैसे खेत खाली होते हैं या वहां के जो चरवाहे होते हैं, तो वहां पे अपने पशुओं को चराने के लिए निकल जाते थे। कौन? रायका। मलदारी है, ये गुजरात में पाए जाएंगे। और मोनपा जो समुदाय है, ये कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। दोनों ही ये सारी चीजें याद करने वाली है, आपको मिलान करने में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक तरफ जाति लिख देगा, समुदाय लिख देगा, और एक तरफ क्षेत्र लिख देगा, फिर कहेगा कि भाई मिलान करो। मेन क्वेश्चन यहां से है ना, ध्यान रखना। तो इनको तो याद करना ही है, ऐसे याद रहने वाली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अब इनके बारे में बताया गया कि गुजर बकरवाल सर्दियों में शिवालिक पहाड़ियों से नीचे आते हैं और गर्मियों में कश्मीर घाटी में पहुंच जाते हैं। भाई सर्दियों में क्या होता है इन समुदाय के साथ, ये पहाड़ों में रहते हैं, तो वहां पे सर्दियों में जैसे ऊपर क्या होती है कि बर्फ जम जाती है, और बर्फ जम जाने के कारण वनस्पति नहीं होती। तो वनस्पति नहीं होती तो ये अपने जो मवेशी वगैरह पशु होते हैं उनको नीचे ले आते हैं, और नीचे जो पहाड़ की तलहटियों में के नीचे जो जगह होती है, वहां पे जो घास झाड़ियां होती है, उनको खा के इनके पशु जीवन यापन करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियों में वापस गर्मी आएगी, जो नीचे घास उगी हुई है वो सूख जाएगी, तो ये अपने जो पशु होते हैं उनको वापस कहाँ ले जाते हैं? कश्मीर घाटी में ले जाते हैं भाई ना, ध्यान रखना है। दूसरी जो समुदाय है वो गद्दी। गद्दी समुदाय पूरी गर्मियां कहाँ बिताती है? लाहौर व स्पीति में बिताती है। क्योंकि मेन दिक्कत इन जो पहाड़ी चरवाहे हैं, इनमें दिक्कत किसकी है? दिक्कत किनकी है? सर्दियों में। सर्दियों में क्या होती है कि बर्फ जम जाती है, तो बर्फ जम जाएगी तो ये कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो पूरी गर्मियां, अब गर्मियों में क्या होती है कि भाई बर्फ पिघलेगी और वहां पे वापस से मैदान बन जाएंगे। अब ये जो गद्दी समुदाय है, ये पूरी गर्मियां कहाँ बिताते हैं? लाहौर में और स्पीति में बिताते हैं। गर्मियां नहीं, सर्दियां आएगी यार। ठीक है, और अब यहाँ पे ये क्या करते हैं? खेती का काम भी करते हैं, और पूरी खेती को यहाँ से जब तक ये होती है तब तक ये सर्दियों को खेती कर लेते हैं, और यहां से फिर वापस से पलायन कर जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। अब देखो, गढ़वाल व कुमाऊं, ये गढ़वाल और जो कुमाऊं क्षेत्र है, ये पड़ता उत्तराखंड में। कहां पड़ेगा ये? उत्तराखंड में। गढ़वाल और कुमाऊं के गुजर चरवाहे, अब यहाँ पे गुजर बकरवाल नहीं है, जो अपन ने अब थोड़ी देर पहले बात की थी। यहाँ पे कौन से चरवाहे पाए जाएंगे? गुजर। गुजर चरवाहे सर्दियों में भाबर, ध्यान रखना ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भाबर के सूखे जंगलों में, गर्मियों में घास के मैदानों में, बुगियाल में चले जाते हैं। पूछा जा सकता है आपको कि भाई जो उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमाऊं, पहले तो ये पूछ सकते हैं कि गुजर समुदाय जो है कि कहां पाया जाएगा, तो उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमाऊं में पाए जाएंगे। अब ये क्या करते हैं कि इनका जीवन यापन करने के लिए जैसे सर्दियां आई, तो सर्दियों में ये कहां चले जाते हैं? भाबर में। भाबर में चले जाएंगे। लेकिन गर्मियों में ये कहां जाएंगे? बुगियाल में। अब समझने की बात यह है कि भाई ये क्या होते हैं? भाबर क्या होता है?
ये ज्योग्राफी से संबंधित है। भाबर क्या होते हैं? भाबर जो होता है कि भाई जैसे पठार वठार होते हैं ना, पठार देखे होंगे आपने। अब पठार क्या होते हैं? थोड़े ऊंचे होते हैं, उसके नीचे क्या होती है कि तलहटी होती है, खाली जमीन होती है। खाली जमीन में जो घास उगी हुई होती है ना, उन्हें भाबर कहा जाता है। ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ना तुम लोग ये चीजें? नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब लेकिन बुग्याल किसे कहेंगे? तो बुग्याल जो कहा जाता है वो पहाड़ों के ऊपर एक समतल से क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन उनपे बर्फ जम जाती है। जैसे एक गर्मी आई, बर्फ पिघलेगी और वो घास के मैदान वापस से खाली हो जाएंगे और वहां पे नई घास उगेगी, तो ये वापस से कहाँ चले जाएंगे? बुग्याल में चले जाएंगे। पूछा जा सकता है कि भाई जैसे गर्मियां खत्म होती है या गर्मियों में जो गढ़वाल और कुमाऊं के गुर्जर समुदाय हैं वो कहाँ चले जाते हैं? तो बुग्याल में। लेकिन सर्दियों में कहाँ आते हैं? वो भाबर में आते हैं। आगे बात समझ में? आगे देखो, ये भारत के जो अपने चरवाहे हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अगला समुदाय है धनगर समुदाय। है वो तो कितने भी आ सकते हैं प्रश्न, तो अपन तो कोशिश यही करते हैं कि भाई कहीं से भी पूछे तो अपने को अपनी तैयारी रखनी है ना। कौन? अच्छा, क्वेश्चन देखो, आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को पूरे टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन, एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा दो। मैं कहता हूँ कि एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वैसे तो कोशिश ये है ना। हाँ, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन का टॉपिक है ये, ऐसे मान के चलो। एक ही क्वेश्चन का है मामला, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना। हाँ, अब वो कहाँ से पूछ ले भाई? वो एग्जामिनर यहाँ से पूछ ले या तो सीधा सीधा, मेन तो यही है, ये तो आपको पढ़ना ही है। यहां से तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन यहां से भी वो पूछ सकता है कि भाई भाबर और बुग्याल, इसको मैंने इंपॉर्टेंट किया ज्यादा, तो क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पूछी जा सकती है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन कि भाबर व बुग्याल का संबंध किस प्रजाति से या किस समुदाय से है? तो किससे है? गुजर। और गुजर कहां वाले? उत्तराखंड वाले। क्योंकि जम्मू वाले गुजरों को अपन क्या कहते हैं? गुजर बकरवाल कहा जाता है। हाँ, गुजर भी कैसी प्रजातियां हैं? घुमंतु प्रजातियों में आती है। हाँ, राजस्थान ने भी 5% आरक्षण दिया है कि भाई राजस्थान में जितने भी बंजारा, रायका और रेबारी और गुजर हैं वो कैसी प्रजातियां हैं? घुमंतु है, वो चरवाहे के अंदर आती है, इसीलिए तो दिया है विशेष आरक्षण का दर्जा। हाँ देखो, धनगर समुदाय अक्टूबर के आसपास चरागाहों की तलाश में पश्चिम की ओर कोकण के इलाके में चले जाते हैं। ये चीज और ध्यान रखनी है भाई। जो धनगर समुदाय था पहले तो अपने यहीं पे, भाई जब तक बरसात हो रही है, घास उगी हुई है, तब तक तो अपने स्थान पे ही रहते हैं जहां है। लेकिन जैसे जैसे घासें खत्म होती है वो चले जाएंगे, और किस ओर चले जाएंगे? कोकण के इलाके में चले जाते हैं। और कोकण के इलाके के जो किसान होते हैं इन समुदाय को चावल उपलब्ध करवाते हैं। क्या उपलब्ध करवाते हैं? चावल। ये चले गए, ये उनको क्या देंगे? भाई भाई चावल लो। चावल ले लेते हैं। यहाँ के जो दूसरे किसान होते हैं खेती करने वाले, वो कोकण में जब जाएंगे तो धनगर समुदाय किससे प्राप्त करता? कोकणी किसानों से। किससे? कोकणी किसानों से। पूछा जा सकता है कि भाई ये धनगर समुदाय है, ये चावल किससे प्रदान करते हैं या किससे लेते हैं? तो कोकणी किसानों से। किससे लेते हैं? कोंकणी किसान। किसानों को क्या कहा गया? कोंकणी किसान। ये कोंकणी किसानों से क्या लेते हैं? चावल लेते हैं और अपनी जीविका का यापन करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं गोला चरवाहे। गोला चरवाहे तो क्या करते हैं? गाय भैंसी पालते हैं, लेकिन कुरमा और कुरबा क्या पालते हैं? भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। जो कुरमा और कुरबा जो समुदाय है वो भेड़ बकरियां पालेगी, लेकिन जो गोला समुदाय है वो क्या पालेगा? गाय भैंस। ठीक है, ये तो अपने यहाँ के चरवाहों के बारे में था कि भाई कौन कौन से समुदाय यहाँ पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ ये पलायन करते हैं, कैसा इनका जीवन रहा होगा और कैसा ये नहीं। अब एक चीज आती है कि भाई इनके जीवन पे प्रभाव क्यों पड़ा? 5000 वर्षों से चरवाहे जो है कि अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। पहले आज की आबादी में, आज चरवाहों की संख्या घटती जा रही है, सीमित हो गई है, लेकिन पहले अधिकतर आधी आबादी किसी भी देश की देख लो, सभी कैसे थे? चरवाहे थे और पशुओं को चरा के अपना जीवन का यापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसी बंदिशें आई, ऐसी कुछ कठिनाई आई उनके जीवन में, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भाई चरवाहे कम क्यों हो गए, चारागाह कम क्यों हो गए, ऐसी क्या दिक्कतें हैं उनके सामने, उनके बारे में देखो। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन पता है क्या है? अब भारत में क्या हो गए कि भाई ब्रिटिश सरकार आ गई, अंग्रेजों का शासन आया। अब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने क्या है कि अंग्रेज जो थे
वो जो ये लोग एक जगह से दूसरी स्थान पे जाते थे, इनके पास पूरा जो सामान होता खाने पीने का एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, तो अंग्रेज जो क्या है कि शक की निगाहों से देखते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, ये इनके पास कुछ ना कुछ होगा, ये कुछ ना कुछ उपद्रवी हो सकते हैं। उनको क्या है कि शक की निगाहों से देखने के कारण उन पे बंदिशें लगाने लगे कि भाई इनको रोको। अब देखो ऐसा करने से क्या क्या बदलाव आए उनकी जिंदगी में, चरवाहों की जिंदगी में। पहले तो चारागाहों में कमी, पहला टॉपिक या पहली बात, क्या कमी हो गई? चारागाहों में कमी। अब चारागाह क्या होते हैं? जहां पे घासें उगी हुई होती है, पशुओं को चराया जाता है, ठीक है। अब चारागाहों में कमी क्यों आई? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों की जो सरकार थी, वो क्या करती थी? किसानों से खेती का कर वसूलती थी। आप खेती कर रहे हो, आपसे टैक्स लेंगे, लेकिन जो चरागाह होते थे उनपे तो खेती होती ही नहीं थी, अब कहां से टैक्स ले? तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि खेती करने का प्रेशर डालती है लोगों पे, खेती करो खेती करो खेती करो। अब जो खेती नहीं कर रहे हैं उनको भी क्या है कि कुछ रियायतें, कुछ सब्सिडी, छूट देके उनको कहते हैं कि भाई आप खेती करो। जैसे कोई बड़ा किसान, उसको कहते हैं कि भाई तेरा ये जो चरागाह में तेरा अधिकार है, इसको जोत खेती कर, और वहां से वो क्या करते थे? पैसे ले लेते। धीरे धीरे से करते करते क्या हो गए? चारागाहों में कमी आ गई, आएगी, क्योंकि उनपे क्या होने लगी? खेती। दूसरा क्या किया है ना, चरवाहे के आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। अब जो चरवाहे होते हैं, जो घुमंतु होते हैं, वो कभी भी एक जगह नहीं रहेंगे। वो क्या करते थे कि भाई इस बार 4-6 महीने एक चारागाह में यहाँ चरा लिए उन्होंने पशु, अब यहाँ की जैसे ही घास खत्म हो जाती है, ये पलायन करते हैं, आगे आ गए, यहाँ इन्होंने फिर चराया, फिर यहाँ पे जैसे घासें खत्म हो गई, फिर ये दूसरी जगह आ गई, ठीक है। 4 महीने यहाँ डटे, फिर यहाँ की घास खत्म होती है, तब तक यहाँ पे वापस घास उग जाती है। तो ऐसे ये क्या करते रहते थे? पलायन करते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लग गए। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं? इनको शक की निगाहों से देख रहे हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ करेंगे। तो उन्होंने क्या है कि बंदिशें लगा दी कि भाई, अंग्रेज सोचते थे कि जो एक जगह डटा हुआ है, अपने घर में रह रहा है, या एक स्थान पे रह रहा है, व्यापार कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो उसमें क्या है कि वो शांति प्रिय लोग हैं। उनको क्या कहा? ये तो शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं? अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। अंग्रेजों को शक हो गया और उन्होंने एक ऐसा कानून निकाल दिया कि भाई नहीं, आज के बाद जो ये चरवाहे होते हैं, एक चरागाह से दूसरे चरागाह पे नहीं जा सकते हैं। अगर कोई विशेष परिस्थितियों में जाता है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। कौन सी सरकार थी तब? ब्रिटिश सरकार। देखो मामला कितना, जो चरवाहे हैं उनका धीरे धीरे जीवन कैसे समाप्त कर रहे हैं। चरागाह खत्म कर दिया पहले तो यहाँ का, फिर यहाँ का कर दिया, ये दूसरी जगह जाना चाहिए, जैसे राजस्थान का हरियाणा में जाना चाहिए या गुजरात में जाना चाहिए, तो वहां जा नहीं सकते, तो आवाजाही पे पाबंदी लगा दी। तो बदलाव आने हैं। फिर क्या करें कि भाई जो बचे कुचे चरवाहे हैं या चरागाह, चरवाहे से वसूले जाने वाले टैक्स में वर्दी। अब इन्होंने क्या किया कि भाई जो चरागाह बच गए हैं उनमें आपके पशु चरेंगे चरेंगे। तो ये धीरे धीरे उनसे, लोगों से क्या लेने लगे? टैक्स लेने लगे। और टैक्स भी कैसा? प्रत्येक पशु के हिसाब से, यानी कि एक एक पशु को गिना जाता और उसका टैक्स लिया जाता जहां जहां ये रह गए हैं। आ जा सकते तो थे ही नहीं, जो आसपास जो चरागाह थे उनके ऊपर भी ये क्या लेने लगे? टैक्स लेने लगे। और जो टैक्स ले रहे थे, इनका एक ही उद्देश्य था कि चारागाह और चरवाहों को खत्म किया जाए। तो इसीलिए अंग्रेज क्या करते थे? धीरे धीरे टैक्स में इतनी बढ़ोतरी कर दी कि मजबूरी बस जो चरवाहे थे उनको अपने पशु बेचने पड़े, क्योंकि बचता ही नहीं। भाई पशुओं से साल भर में अगर कोई 10,000 रुपए कमा रहा तो 8,000 रुपए तो टैक्स में देना पड़ रहा है, तो 2,000 रुपए में वो क्या खाएगा? इसीलिए वो ये जो जीवन यापन कर रहे थे, इसको छोड़ के, चरवाहे के जीवन को छोड़ के कहीं ना कहीं कोयले की भट्टी में काम करने लगे, या जो ईंट सीमेंट के कारखाने होते हैं उनमें काम करने लगे बेचारे। तो धीरे धीरे इनके जीवन में बदलाव आ गया ना। खेती में चरवाहों का हिस्सा घटने लगा। अब क्या है कि जो जितनी जमीन थी उनमें से सबसे ज्यादा हिस्सा किसका बढ़ गया? खेती का बढ़ गया। और जो चरागाह थे वो धीरे धीरे क्या होने लग गए? खत्म हो गए। ऐसा हुआ इनके साथ। तो बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि चारागाह खत्म हो गए तो चरवाहों का जीवन भी खत्म होना ही होना है। देखो, हाँ, औपनिवेशिक सरकार ने 1871 में अपराधी जनजाति अधिवेशन पारित कर दिया। क्या कहा सरकार ने कि भाई जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, चाहे वो चरवाहे हों
या व्यापारी हो या किसी काम से, पहले व्यापार भी क्या कि एक जगह से दूसरी जगह तक किया जाता था, यहां से चावल ले गए वहां बेच रहे हैं, है ना, पशुओं पे लाद के बोझा लाद के ले जाया जाता था, ऐसे ऊंट होते थे, है ना, भैंसा होते थे, बैल वगैरह होते थे, उनसे गाड़ियां भर भर के व्यापार किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इतने यातायात की व्यवस्था थी नहीं पहले उस समय में। अब उन्होंने जो औपनिवेशिक सरकार थी, अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने 1871 में एक अधिवेशन, एक कानून लिया है कि भाई जो घूमने वाले हैं वो सबके सब कैसे हैं, अपराधी है, जनजाति है वो, तो अपराधी जनजाति अधिवेशन कब पारित किया गया, तो आप क्या बताओगे, 1871। एक तो ये सन याद रखना आपको। कौन सी सरकार, औपनिवेशिक सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार ये कानून लेके आ गई कि भाई आज के बाद जो चरवाहे हैं या व्यापारी हैं या और भी कोई ऐसा काम करने वाला है जो कि अपना जीवन यापन घूम घूम के यापन जीवन यापन कर रहा है, उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो कैसे हैं, वो लोग अपराधी हैं, उनके पीछे अंग्रेज सरकार के पुलिस होते थे, उन पे कड़ी नजर रखी जाती थी कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। पहले तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, बिना परमिशन के आप जा रहे हो पकड़े गए तो फिर और उनपे क्या हर्जाना लगाया जाता, सजा दी जाती, कठोर यातनाएं दी जाती, है ना। लेकिन फिर भी पहली बात तो जो परमिट लिया जाता था, परमिशन ली जाती थी, वही बड़ी मुश्किल होती थी अंग्रेज सरकार से, वही नहीं मिल पाती थी। कोई ले भी लेते थे तो वही है कि उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं हर्जाना लगना है, क्योंकि कानून इतने कठोर थे इनके, तो पूछो मत। ये कहीं ना कहीं कानून तोड़ते चरवाए और पैसा वसूलने का काम किया जा रहा था इन लोगों से। अंग्रेजों ने आमदनी बढ़ाने हेतु चरागाह में चरने वाले एक एक जानवर पर कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। भाई पहले तो क्या होता था कि इकट्ठा ही कर लेते थे कि भाई ये एक चरागाह है, इस पे इतना कर है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक पशु का आपको कर देना पड़ेगा अलग से, चाहे बीच में पशु मर जाए आगे चल के। लेकिन वो पहले ही क्या ले लेते थे, टैक्स ले लेते थे, और धीरे धीरे इस टैक्स में क्या करने लग गए, वो वृद्धि करने लग गई, बढ़ाया गया टैक्स। 6 महीने बाद फिर बढ़ाया, 12 महीने बाद फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, कितना बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे भाई। लास्ट में जो चरवाए हैं वो हाथ खड़ा कर देते कि भाई अब इतना टैक्स नहीं दिया जाएगा, है ना। देखो अब क्या है कि ठेकादारी प्रथा इन्होंने चालू की। सबसे पहले तो हाँ 1850 से 1880, 58 लिख रखा था उन्होंने, गलत है ना, 1850 से 1880 में जो अंग्रेज हैं इन्होंने सारे जितने चरागाह हैं उनकी ठेका प्रथा में दे दिया, ठेकादार नियुक्त कर दिए गए। भाई इस गांव का ये ठेका है, ठेका जानते हो ना, उसमें बोली लगाई जाती है। तो कोई कहता है कि भाई 2000 रुपये में ये चरागाह मेरा, कोई कहता है कि 2 के बाद 2500, 4000, जो बढ़ते जाता है लास्ट में उसका चरागाह हो जाता है। अब वो उस चरागाह में उन्हीं की गायें भैंसे वगैरह जो भी चढ़ने देगा, जो उनको पैसे देंगे, जैसे टोल टैक्स वाले छुड़ाते हैं टैक्स, फिर अपना अपना साधन निकालते तो अपने को टैक्स देना पड़ता। तो वैसे ये लोग पहले क्या किया, इन्होंने ठेका प्रथा पे दे दिया, ठीक है। फिर लेकिन अंग्रेजों को लगा कि भाई ठेके से तो काम चल रहा है, फिर धीरे धीरे इन्होंने 1880 के बाद इन्होंने कहा कि भाई गलत, अब अपन क्या करेंगे, अपने लोगों के माध्यम से ही कर वसूलना, यानी कि सरकारी लोगों को लगा दिया गया। अंग्रेज सरकार के जो लोग थे उनको नियुक्त कर दिया गया अलग अलग गांवों में, अलग अलग चरागाहों पे, भाई जाओ वहां से अब कर वसूलने का काम तुम्हारा है। अब वहां पे कितने पशु चरने आ रहे हैं सबका अलग अलग से रिकॉर्ड रखा जाता, उनसे पैसे लिए जाते हैं, फिर पशुओं की चराई करवाई जाती। देखो सोच के ही दिल दुख हो जाता है ना कि भाई कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे बेचारे, है कि नहीं है? अपन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये बहुत गलत हुआ इन लोगों के साथ, है। तो 1880 के बाद तो अपने लोगों को और नियुक्त कर दिया गया। भाई पहले तो ठेकादार था, तो ठेकादार एक बार लेकिन काम खत्म। लेकिन अंग्रेजों का तो एक ही काम था कि भाई कैसे न कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाए, यहाँ के लोगों, उनका उद्देश्य एक ही था कि भाई कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स निकाला जाए, कैसे यहाँ से ज्यादा इनकम निकाली जाए। तो वो बार बार उनको प्रताड़ित करते और बार बार उनसे क्या करते, टैक्स वसूलते। बहुत सारे कर लगाए गए। अब देखो यानी कि चरवाहे तो पीढ़ी और रहते हैं, उनपे भी कर लगा दिया इन लोगों ने। अब पढ़ते हैं विश्व के चरवाहे। ये तो भारत के चरवाहों की स्थिति किसके कारण बिगड़ी, यहाँ पे चरवाहे किसके कारण बिगड़े, तो औपनिवेशिक सरकार के कारण, ब्रिटिश सरकार के कारण बदल दिए गए। इसके अलावा यहाँ पे जो अपने यहाँ के कुछ चरागाह थे उनको क्या कर दिया गया, शिकारगाह बना दिया गया। भाई यहाँ पे एंट्री बंद कर दी गई बहुत सारे चरागाहों में, तो क्योंकि जहां पे अपने यहाँ पे चीड़ और एक और वृक्ष है देवदार के वृक्ष, जहां पे चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते थे उन चरागाहों में, उनमें तो बिल्कुल एंट्री बैन थी इनकी कि भाई आप इन इलाकों में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये महंगे वृक्ष होते थे
और जो पशु जाते थे तो इनकी नई नई जो कोंपड़े होती थी, नई पत्तियां आ रही होती, उनको खा जाते थे, बढ़ नहीं पाते। और इनसे क्या आती कि अंग्रेज सरकार है वो एक मोटी इनकम कमा रही थी, तो इसीलिए इन इलाकों को और क्या कर दिया गया, उनके लिए बैन कर दिया गया। हाँ, तो जीवन तो और बहुत बुरा प्रभाव पड़ा ही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं विश्व के चरवाहे, आधुनिक विश्व के। भारत के पढ़ने ही है, विश्व के भी आपको पढ़ने ही है। अब विश्व में अपन पढ़ते हैं ना, तो विश्व में चरवाहों की सबसे ज्यादा अगर अपन आबादी की बात करें तो वो अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका। आज भी अफ्रीका में सबसे ज्यादा चारागाह है, आज भी अफ्रीका में सबसे ज्यादा रेगिस्तान देखने को मिलता है। और अफ्रीका में भी इन अंग्रेजों ने क्या करवाए, धीरे धीरे बंटवारे करवाए, क्योंकि वहां की 225 करोड़ आबादी उस टाइम क्या कर रही थी, ये चरवाहे का काम करती थी, अपना जीवन यापन करती थी। आज भी अफ्रीका में ऐसा जीवन चलता है। हालांकि उस समय और ज्यादा था, लोग अपने मवेशियों को पालते, ऊंट पालते, है ना, गाय भैंस भेड़ बकरी का पालन करते थे, सुअर पालते थे, और दूध और मांस से, खाल से, इनसे अपना क्या करते थे, जीवन का गुजारा बसर करते थे बेचारे। लेकिन वहां भी क्या है कि ब्रिटिश सरकार, जर्मन सरकार ने वहां भी क्या किए, शासन किया था उस समय। फिर इनका क्या है कि दशा खराब होनी है। अब वहां की कुछ प्रजातियां हैं, अपने यहाँ की तो आपको याद रह जाती है, लेकिन देखो विश्व की प्रजातियां कैसी है। मुख्य प्रजाति है मसाई। ये मसाई जो है कि अफ्रीका का क्षेत्र है, केन्या और तंजानिया, ये बाद में लगे हुए। भाई केन्या और तंजानिया के जो लोग हैं, जो चरवाहे थे, वो क्या कहलाते थे, मसाई समुदाय। हाँ, ये सारे के सारे क्या हैं, समुदाय हैं, समाज है, जातियां हैं। जातियों के नाम है ना, जैसे आपने अपने भारत की जो जातियां वो तो आपने पहचान ली कि भाई धनगर, धनगर आज भी खूब पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। आप चित्तौड़ की तरफ इधर चलोगे, धनगर समाज मिल जाएगा, है ना। गुजर, गुजर होते हैं, बंजारे होते हैं, ऐसे ऐसे। तो भाई अफ्रीका में कौन थे, मसाई। और मसाई कहाँ पाए जाते हैं, केन्या और तंजानिया में, ध्यान रखना भाई, है ना। बर्बेर्स उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, बेजा मिस्र में, और सूडान के जो चरवाहे थे वो क्या कहलाते थे, बेजा। ठीक है, नाम और जुलू ये कहां पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में। और बोराना ये कहां की है, तो कीनिया की है। ठीक है, बेटोइट्स ये उत्तरी अफ्रीका की, सोमालिया एक देश है वहां की, और मुर्स है मोर्टानिया की, और लुकीना युगांडा की। ये कुछ समुदाय हैं जो कि विशेष जगह पे पाए जाते थे, विशेष क्षेत्र में पाए जाते थे ना। ये पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद में रखना ही है, एक एक चीजें कि भाई कौन कहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके रटना पड़ेगा, एक एक को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि भाई कहां कौन सी समुदाय पाया जाता है। ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन आएगा, हाँ पढ़ना चाहिए ना भाई। देखो अब वो अधिकतर प्रजातियां पढ़ने देखी ना, वो विश्व में अपन बात करते हैं तो वो कहाँ की थी, अफ्रीका की। अफ्रीका में अपन ने भारत के जो चरवाहे थे उनका जीवन देखा। अब अफ्रीका के चरवाहों का जीवन देखो, इनका जीवन कैसा था, धीरे धीरे इनके जीवन में भी क्या बदलाव आए। देखो पहली चीज तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा, अर्ध शुष्क घास के मैदान। यहाँ पे खूब सारे जंगल है, अफ्रीका में खूब सारे घास के मैदान है, और वो भी कैसे, सूखे रेगिस्तान भी आज है ना। तो यहाँ के चरवाहे कहाँ निवास करते थे, अर्ध शुष्क घास के मैदानों में या सूखे रेगिस्तान में ही निवास करते थे। जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान के जो चरवाहे हैं, राय का समुदाय है, राजस्थान का जो मुख्य चरवाहे हैं उनमें कौन आते हैं, राय का, रेबारी। और वो कहाँ कहाँ निवास करते हैं अपने यहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ में आपको सारे मिलेंगे, ऊंट पालने का काम करते हैं, लेकिन साथ में वो क्या करते हैं, बकरी पालन भी करते हैं। तो ये सभी जहां पे पानी की खूब व्यवस्था होती है, वहां पे सारे काम होते हैं, वहां तो चरवाहे बनते नहीं है, क्योंकि वहां तो आमदनी का दूसरा जरिया होता है। भाई जो भेड़ बकरी गाय भैंसों का पालन कौन करेगा, जहां पे ओनली घास के मैदान हो, चढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो, वो लोग ही कमा के खाएंगे। ठीक है, देखो अब अफ्रीका में जो मेन समुदाय था वो था मसाई, और मसाई का शाब्दिक अर्थ होते हैं मेरे लोग। कौन होते हैं, मेरे लोग। और इन लोगों का एक मानना था, इन लोगों का एक चीज मानना था, ये एक इनका धर्म था कि भाई जमीन पे, प्रकृति पे कभी भी हल नहीं चलाना चाहिए। हाँ, खेती करने के लिए शुरू से ही खेती के पक्ष में थे ही नहीं बेचारे। इन्होंने कहा कि भाई धरती पे यानी कि हल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपनी जीवन की जो है कि जीवन यापन करते हैं इनसे। अगर हम हल चलाएंगे तो चरागाह खत्म हो जाएगा। इसीलिए इनका मानना क्या था कि भाई धरती पे कभी भी हल नहीं चलाना है ना। ठीक है ना।
हल नहीं चलाते थे। आपको पूछ ले कि भाई ऐसा कौन सा समुदाय था विश्व का जो कि हल चलाने के विरुद्ध था या हल नहीं चलाना चाहते थे, तो कौन थे ये? मसाई थे। और मसाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेरे लोग। बहुत संघर्ष किया इस समुदाय ने। हालांकि चरवाहे, जो जितने भी चरवाहे अपन पढ़े हैं, ये अपने आप में ऐसे थे, पूछो मत, तो इनमें तगड़ा संगठन था। ये अपना संघर्ष कहीं भी मनवाते, जहां जाते हैं लोगों से अपना संघर्ष करके ही अपनी जीवन की जो है कि वो चलाते। सरकार से कई बार इन्होंने शुरू से लड़ाइयां लड़ी है, कानून को बदलने के लिए, बहुत सारे टैक्स को हटाने के लिए, चरवाहों का, वनों का संरक्षण करने के लिए इन्होंने शुरू से लड़ाइयां लड़ी है। ठीक है। अब देखो, तो ये क्या नहीं चलाते हैं भाई? फल नहीं चलाते हैं। पहली चीज तो क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि चारागाह खत्म हो जाएगा, और चारागाह खत्म हो जाएगा तो इनकी जीवन की जो है कि जीवन यापन करने का जो सारा ही तरीका है वो खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पे देखो, दो सरकारें थी यहाँ पे। ब्रिटिश तो कीनिया में थी। दो को मसाई कहाँ पे निवास करते हैं? तो कीनिया में और हाँ तांगविका में। ठीक है। यहाँ पे जर्मन सरकार, और यहाँ पे कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार। अब यहाँ के लोगों पे इतना प्रेशर डाला गया, हाँ इतना प्रेशर डाला गया, यहाँ पे चारागाहों को खत्म कर दिया गया। चारागाहों को खत्म कर दिया ना, तो इन लोगों ने क्या, इन लोगों ने बाद में क्या, आलू गोभी वगैरह उगाना प्रारंभ किया। क्या? आलू, गोभी और चावल, इनकी खेती ये लोग करने लगे। और इनकी खेती सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इनकी खेती में दिक्कत क्या आ रही थी? यहां पे जो सूखे रेगिस्तान थे, अर्ध शुष्क घास के मैदान थे, पानी की व्यवस्था थी नहीं, तो समस्या आनी है। और ये उगाने से भी इनकी जीवन की जो है कि जीविका नहीं चल रही थी। ठीक है। अब देखो इनकी आबादी के बारे में देखो। मसाइयों की आबादी 3 लाख तो कीनिया के थे, और 1.5 लाख कहाँ के थे? तंजानिया के। ठीक है। हाँ, लगभग 4.5 लाख की आबादी थी। कौन? किसकी? मसाइयों की। ठीक है। ब्रिटिश कीनिया व जर्मन तंजानिया। जर्मन तंजानिया ने 1885 में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, हाँ सीमा लिख रखा है इन्हें, सीमा रेखा खींचकर मसाई लैंड को 2 भागों में बांट दिया। जहां जहां अंग्रेज गए वहां वहां क्या किया उन्होंने? बांटने का काम किया। आपने भी सुना होगा, फूट डालो राज को। इन लोगों को भड़काया कि भाई नहीं, ये क्या है कि इनमें तगड़ा समुदाय था। ये जो मसाई समुदाय होते हैं ना, इनमें कबीले थे। क्या थे ये? कबीले। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वालों को कबीला कहा जाता। तो ये कबीले थे ना, तो इनमें कबीले में जो बुजुर्ग होते थे, एल्डर्स होते थे, वो तो फैसले लेते। सारे समाज के जो मेन फैसले होते हैं समाज के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा, उनके बारे में सोचते। और जो नौजवान होते हैं ना, वो लड़ने वाले रहते थे। भाई एक तो अपने कबीलों की रक्षा करते हैं, क्योंकि इसी समाज के दूसरे कबीले वाले आक्रमण करते थे उनपे, उनके मवेशी उठा के ले जाते। जो कमजोर होता वो ये करता। धीरे धीरे इनकी पावर खत्म कर दी गई। अंग्रेज सरकारों ने इनके ऊपर भी क्या है कि एक मुखिया नियुक्त किया। ऐसा होता है एक अपने समुदाय में जो कि ज्यादा टच में रहता सरकार के, तो सरकार उनको प्रतिनिधि बना देती है। फिर धीरे धीरे उनको पता ही नहीं होता कि अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनका पावर चलने लगा। और फिर धीरे धीरे ये समुदाय क्या हो गए? खत्म हो गया। जब इनका बंटवारा हुआ तो मसाई लैंड को क्या 2 भागों में बांट दिया गया, एक सीमा रेखा की, जैसे भारत और पाकिस्तान का हुआ ना, यहां भी तो किया बंटवारा, वहां भी इन्होंने क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। और बंटवारा करने से इनकी समस्या क्या आई कि भाई जो यहाँ के लोग थे वहां जा नहीं सकते थे, क्योंकि बीच में क्या आ गई? बॉर्डर आ गई, और बॉर्डर के अपन उस पार जा नहीं सकते। तो इन लोगों का जीवन और क्या हो गया? बर्बाद ही हो गया, ऐसे समझो आप। तो बहुत सारे, इसी सरकार ने क्या किया? बहुत सारे चारागाहों को शिकार गृह बना दिया गया। बस उस पर ब्रिटिश सरकार या जर्मन सरकार का अधिकार है, इसमें कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ओनली सरकार क्या करेगी? शिकार का काम करेगी। यहां पे शिकार का काम करेगी। अब वहां पे इनकी क्या कर दी गई? एंट्री बैन कर दी गई। वहीं से नोट देखो, मसाई मारा हुआ सांबारू नेशनल पार्क, ये तो है कीनिया में, और सेरेगेती पार्क ये तंजानिया में। ये दोनों पार्क या दोनों नेशनल पार्क हैं, ये उसी टाइम बनाए गए थे या उसी की देन है। हाँ, औपनिवेशिक सरकार की देन है ये।
औपनिवेशिक सरकार की देन है, ये जो सारे नेशनल पार्क हैं ये उस टाइम बना दिया गया। अब ये से बना देते हैं राष्ट्रीय पार्क, तो उनमें अपन जा ही नहीं सकते। उसमें चरागाहों पे भी जो चरवाहे होते हैं उन पे रोक होती है, शिकार विकार नहीं कर सकते। अब देखो कीनिया में क्या हुआ, 1933-34 में पड़े सूखे के कारण मसाइयों के आधे से ज्यादा जानवर मर गए भाई, यहां जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। जैसे तैसे करके बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उनमें से भी क्या है कि प्रकृति ने ऐसा रचा, ऐसा खेल रचा कि सूखा पड़ गया। ऑलरेडी सूखा है वहां पे, यानी कि 4-6 महीने हरा रहता, बाकी जीवन को तो ऐसे वैसे काटना पड़ता है, और उसमें से भी बरसात नहीं आई तो वो दिन भी, यानी कि जो सारी चीजें थी धीरे धीरे। एक तो क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही शिकारगाह बनाई गई, यानी कि कुछ चरागाह खत्म, कुछ को नेशनल पार्क बनाया गया, और बहुत सारों को प्रेरित करके खेती में कन्वर्ट कर दिया गया, तो बहुत सारा एक हिस्सा खत्म हो गया। अब मान लें कि भाई पहले चरागाह जो था इतना बड़ा था, उनमें से कुछ हिस्से को बना दिया इन्होंने शिकारगाह, कुछ को नेशनल पार्क, और अधिकतर हिस्से को इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे खेती करो, क्योंकि खेती से इनकम आ रही थी। अब बचे कौन से चारागाह, छोटे छोटे चारागाह बचे, अब पशु उतने ही बचे। अब पहले ये क्या करते थे कि भाई यहाँ पे इस चारागाह में चारे की कमी आ गई तो दूसरे स्थान पे जा सकते थे, लेकिन इस पे भी इन्होंने रोक लगा दी कि भाई नहीं जाओगे। हाँ, सीमा बांध दी, पाबंदी लगा दी गई। चरने के लिए आप कहां चरा रहे हो उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा। अब पशु तो उतने के उतने सीमित जगह रह गए। सीमित जगह रहने से क्या है कि जो सारे पशु यहाँ चर रहे होते हैं, एक तो पशु ज्यादा मात्रा में रह गए, क्षेत्र कम रह गया, तो चारा भी जल्दी खत्म होगा कि नहीं होगा भाई। ज्यादा पशु, एक तो 10 पशु खाए और एक 100 पशु यहीं के, तो चारा जल्दी खत्म, और वहीं के वहीं रहने। पहले ये क्या करते थे, अदला बदली करते थे चारागाहों की, भाई यहाँ खत्म हो गया आगे चलेंगे, तब तक वहां की जो झाड़ियां घासें वगैरह थी वापस हरी हो जाती थी, वापस फूट जाती थी। लेकिन अब सारे यहीं के यहीं रहने बेचारे, तो यहाँ पे क्या हुई, स्थिति ऐसी बढ़ने लगी, भूखे मरने लग गई। भूखे मरने लगे कौन, पशु भूखे मरते मरते मर गए। और एक समय ऐसा है कि भाई 33-34 में क्या पड़ गया यहाँ पे, अकाल, सूखा, और सूखे के कारण क्या हो गया, आधे से ज्यादा पशु मारे गए, जिंदगी बर्बाद हो गई, चरवाहियों का जीवन खत्म। देखो मसाई समाज के बारे में बताया गया है, ये 2 सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था, जो भी पढ़ने बात की। पहले तो थे वरिष्ठ जन, जिनको एल्डर्स कहा जाता था, बड़े बुजुर्ग। दूसरे थे योद्धा, वॉरियर्स, लड़ने वाले, जो जवान थे। जो नौजवान होंगे वो कौन होंगे, योद्धा होंगे, लड़ाई लड़ने वाले। वरिष्ठ जन कौन थे, एल्डर्स। एल्डर्स क्या करते थे, ये शासन चलाते थे, हुक्म चलाते थे। अपने पूरे कबीला होता था, यानी कि एक समुदाय का एक कबीला होता था, जिनमें एक बड़े बुजुर्ग होते थे, उनका करना माना जाता था पहले। चाहे जो ये छोटे वाले होते हैं ना, उनको सबको करना मानना पड़ता था कि भाई हाँ ये ही है। हाँ, कोई किसी की लुगाई बगा लाते, समझौता कौन करते, यही करते। हाँ, ये झगड़े झुपड़े का काम चलता ना, ये उसी टाइम पहले। ये सारे समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण फैसले लेते, यही सजा सुनाते, यही फैसला लेते, आगे क्या बढ़िया हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यही लोग कहते कि यहाँ से आदेश देते कि भाई सरकार ने ये नियम गलत बना दिया, इनका विरोध करना है, यहाँ चले गए, यहाँ के लोगों के साथ अच्छे। हालांकि चरवाहे जहां जहां जाते थे वो लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाते थे। क्यों, क्योंकि उनको लोगों से कोई आपत्ति नहीं हो, ताकि यहाँ चरा रहे हैं वहां के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाते, यानी कि उनको कभी कभार पशु भी दे जाते थे। शुरू से चरवाहे की यह स्थिति रही है कि भाई जहां जा रहे हैं अपने साथ अच्छे संबंध बनाते थे। भाई ये इसकी बात मानने वाले हैं, गांव के आसपास लोग, ये अपने को रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तो उनको जाते जाते कि भाई बकरी का बच्चा लो, भेड़ का बच्चा लो, पालो, आराम से मस्त रहो, ऐसे करते थे ये लोग। ठीक है, तो संबंध बनाते, ये शासन चलाते थे। और समुदाय यानी कि अपनी समाज से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श कौन करते थे, वरिष्ठ जन। आपको पूछ लिया जाए कि जो मसाई समाज थे उनमें जो समुदाय या समाज के जुड़े हुए मुद्दे थे उन पर फैसला कौन लेते थे अंतिम, वरिष्ठ जन, एल्डर्स। ठीक है, अब दूसरा जो तबका होता था उसे कहते हैं योद्धा या वॉरियर्स। जो बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं वो तो एल्डर्स में, वही ऑर्डर देते, ये फॉलो करने वाले होते थे। ठीक है, इनमें सब कैसे होते थे, यंग होते थे, नौजवान होते थे, सारे के सारे। और इनका कार्य एक ही होता था, इनका आदेश मानना और अपने कबीलों की रक्षा करना। ये भाला रखते थे, लंबा बारी, और ऊपर चमकीला, बिल्कुल ऐसा। सब लोग योद्धा क्या लेके रखते, ऐसे भाला लेके रखते थे, भाला लेके घूमते फिर, हाँ आ जाओ। ठीक है, तो इनका काम क्या करता
कबीलों की रक्षा करने के, क्योंकि ये लोग आपस में दूसरे कबीले वाले आते अटैक करते, इनका एक ही काम था, दूसरे कबीलों पर हमला करना, संपत्ति छीनना। अब संपत्तियां क्या थी इनके पास, पशु ही तो थे, उन पशुओं को छीन के ले जाते कि भाई इनकी मवेशियां, जो गाय भैंस जो भी भेड़ बकरी आई ले चलो उठा के, बस। हाँ, बाकी और दूसरी छेड़छाड़ नहीं करते थे हालांकि, ठीक है। तो इनका काम क्या होता था, कबीलों की रक्षा करना, पहला काम तो रक्षा, कोई दूसरा अटैक करने आ रहा तो उससे लड़ेंगे जब तक मर नहीं जाते, और फिर नी अंत में हथियार डाल देते थे, तो भाई वो कबीलों पे क्या करेंगे, संपत्ति छीन के ले जाते, जो जीतता उसकी संपत्ति। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसा समुदाय था ये। अब देखो आधुनिक विश्व में आए बदलाव से दुनिया के चरवाहा समुदाय पर क्या असर पड़े, क्या असर पड़े भाई इनके ऊपर, ठीक है। यहां पे एक चीज और बताता हूं। अब यहां पे क्या किया कि भाई जो एक कबीले थे, इनके ऊपर जो सरकार थी, उन्होंने देखा ये इनका खुद का शासन स्थापित कर रखा। उनको ये भी दिक्कत थी क्योंकि ये खुद शासन चलाते थे ना, तो अंग्रेज सरकार को ये दिक्कत थी कि यार इनका खुद का एक सिस्टम है, इनका खुद का कानून है, ये जो करते हैं वही होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इनमें फूट डाली जाए तभी ये अलग होंगे, ऐसे तो अलग होंगे नहीं। तो सरकार ने एक आदेश निकाला कि तुम लोगों को रहना है, तो जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या करेगी, आपके ऊपर एक मुखिया नियुक्त करेगी, एक लीडर संभलाएगी, आपके समुदाय का ही रहेगा वो। अब ऐसा नहीं कि दूसरा नियुक्त कर देती, ये लोग वैसे ही एकता वाले थे, वो सरकार के खिलाफ जाएगी नहीं, सरकार के चितड़े चितड़े उड़ा दे, बाला वाला रखते थे। आई बात समझ। तो सरकार ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, तुम कह दो तुम्हारे में से रहेगा एक आदमी। क्या कहा उन्होंने, भाई तुम्हारे में से रहेगा। वो लोग देखे कि यार ये बढ़िया बात है ना, सरकार नियुक्त कर रही है, लीडर नियुक्त कर रही है। तो सरकार ने एक एक लीडर नियुक्त कर दिए गए सभी कबीलों में। अब जो लीडर बन गया, पहले तो वरिष्ठ जन पूरे ही फैसला सुनाते, विचार विमर्श करते, अब वो खुद का ऑर्डर चलाता, आज ये करना तो ये करना, और उसके ऑर्डर फॉलो कौन करवाते, ऊपर बैठी हुई सरकार। वो कहती कि ऐसा आदेश निकाल दे, ऐसा नहीं। अब इससे क्या हुआ, तो जो लीडर था जिसको मुखिया बनाया गया, उसकी आजीविका में तो आने लगा सुधार, क्योंकि उसके पास तो पैसे आने लगेंगे ना भाई, उसका परिवार तो आराम से फल फूल रहा है। लेकिन बाकी लोगों को उसने क्या कर दिया, परेशान कर दिया, उन पे नए नए टैक्स लगाना, उनको खेती के लिए बाधित करना, इधर उधर के परमिट लाना, ऑर्डर मनवाना, अलग अलग काम करना, ये लोग परेशान हो गए। और फिर सरकार ने ऐसा आदेश निकाल दिया कि भाई जो तुम लड़ाई दंगों का काम करते हो, एक दूसरे की संपत्ति छीन लेते हो, लड़ते हो, करते हो, यह सिस्टम बंद कर दो। अब ऐसा करने से क्या हुआ, इन समुदायों को लगा कि अपना कोई अस्तित्व भी नहीं बचा है। पहले तो ये क्या करते, इसकी छीन रहे हैं, थोड़े दिनों बाद में उनको वापस गुस्सा आता है, ये इनकी छीन के ले जाते। होता ही नहीं सा, भाई आज तू मैंने देख लियो, मैं कल तेरे को देख लेता हूँ, कोई बात नहीं है, आज तू 2 बुला के लाया, मैं 4 बुला के लाऊंगा कल, ऐसा होता था। तो इनको धीरे धीरे इनकी क्या छीन ली गई, पावर छीन ली गई, और किसको दे दी गई, मुखिया को दे दी गई। तो वो मुखिया तो क्या बन गया, संपन्न बन गया। लेकिन ये बाकी लोग क्या हो गए, दिवाले हो गए। इनको धीरे धीरे क्या है कि मजबूरी में अपने पशु बेचने लगे। अब जो मुखिया था वो क्या करने लगा, अब इन लोगों को इतना परेशान कर दिया गया कि इनके पास पैसे नहीं, टैक्स इतने जाने लगे, रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे। अब रोजी रोटी के लिए क्या चाहिए, पैसा। अब पैसा कहां से लाएं, सारे लोग एक जैसे ही, पैसा केवल किसके पास, मुखिया के पास। तो मुखिया से ये पैसा लेते, और मुखिया उनके ऊपर क्या लगाता, ब्याज लगाता। बाद में कहता कि भाई संपत्ति भी लेनी है, लिखवा दे भाई, तू देग नहीं दे, लिखवा दे संपत्ति, भाई क्या देगा। तो वो जो भी उनके पास संपत्ति, मवेशियां वगैरह, और था ही क्या उनके पास, चारा गांव पे उनका अधिकार था नहीं, मवेशियां थी, तो उन संपत्ति को लिखवा दे कि भाई ये 50 जो है कि पशु हैं, तो ये आपके हो जाएंगे, इतनी तारीख तक नहीं दे पाऊंगा। अब देंगे कहां से, क्योंकि दिन ब दिन टैक्स बढ़ता जा रहा था, हालतें खराब हो गई, चारागाह को सीमित कर दिया गया, पैसे आ नहीं रहे। तो धीरे धीरे सारा जो है कि पावर किसके पास आ गई, मुखिया के पास। अब मुखिया के पास पैसे आ गए, ब्याज से पैसा दे रहा है, लोगों को लूट रहा है, पैसा खूब आया तो वो बड़े शहर में गया, और उन्होंने वहां पे क्या स्टार्ट कर दिया, व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। और बाकी बचे ना जो घर के लोग, उनको कहा कि अब जो ये पशु आ रहे हैं लोगों के, ब्याज नहीं दे पा रहे, उन पशु भी किसके हो गए, अपने। चारागाह पे अधिकार भी किनका, जिनके ज्यादा पशु उनके ज्यादा ही चरेंगे। पैसा उधर से भी निकाला, इधर से भी निकाला, लोगों की हालत क्या कर दी, खराब कर दी गई।
तो यानी कि उन्होंने व्यापार करना भी प्रारंभ कर दिया, कहाँ पे, दूसरे शहर में जाके। और जो बाकी लोग बचे वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, चरवाहे का काम कर रहे थे। तो मुखिया की जिंदगी तो बदल गई, लेकिन बाकी के लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो मुखिया मुखिया संपन्न हो गए। ऐसे इन लोगों का अस्तित्व क्या डाल दिया गया, खतरे में डाल दिया गया। इनका खुद का सिस्टम था बेचारों का। ठीक है। आधुनिक विश्व में आए बदलाव से दुनिया के चरवाहा समुदाय पर क्या क्या असर पड़े भाई? पहली चीज तो देखो क्या असर पड़े, ये पूछा जा सकता है आपको। निम्न में से क्या असर पड़े? तो 3-4 लाइनें लिखी हुई आएगी, जिसमें से 3 सही होगी, 1 गलत होगी। फिर कह देगा निम्न में से असत्य कथन है, बताओ। देखो छोटी चीजें हैं। अरे समझ में तो आ रहा ना? हाँ देखो, हाँ ऐसा नहीं कि भाई मैं बोलता जाऊं तुम लोगों की समझ में ही नहीं आए। हाँ मस्त हो गया, सुन रहे हो तुम लोग तो। अच्छा देखो, हाँ, नए कानूनों और सीमाओं से उनका आवागमन बंधित हुआ। पहला तो उन लोगों को समस्या क्या हुई, कानून बना दिए गए, टैक्स लगा दिया गया, और फिर उनकी सीमाएं को क्या कर दिया गया, पाबंद कर दिया गया कि भाई ये बॉर्डर है तो यही है। राजस्थान के चरवाहे राजस्थान में रहेंगे। उस समय रियासतें हुआ करती थी, और भाई अभी तो इतना बड़ा राजस्थान है, उस समय तो और क्या होती थी, रियासतें। रियासतें में और लिमिट थी कि भाई यहाँ के चरवाहे यहीं रहेंगे, बाहर जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, सरकार से। चरवाहों के समाप्त होने से, अब देखो दूसरा क्या है कि चारागाहों के समाप्त होने से जानवरों को चराना मुश्किल काम हो गया। चारागाहों को खत्म कर दिया गया, क्योंकि खेती में तब्दील कर दिया गया। खेती से क्या आ रहा था, ज्यादा टैक्स आ रहा था। अब खेती तो होती थी किसान की, बेचारे की जमीन उसकी, लेकिन जितना उत्पादन हो रहा है उसका आधा लेते थे वो। उनका आदमी आता, कहता है कि भाई देख कितनी बोरी हुई, 10 बोरी, 5 बोरी दे दे, ये तो टैक्स है। अब बचती 5 बोरी, 5 बोरी में दुनिया भर के दूसरे टैक्स लगा देते। और शादी ब्याह हो रहा तो उसका टैक्स अलग से, कोई अच्छा काम हो गया तो उसका टैक्स और अलग से, हाँ पागड़ी वागड़ी बांध रहे तो उसका और अलग से, वो भी चला जाता। ऐसा काम करते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि चारागाहों को खत्म करने का काम किया। कैसे कैसे, शिकारगाह बना दिए गए, राष्ट्रीय नेशनल पार्क बना दिए गए, और लोगों को प्रेरित किया किसके लिए, खेती करने के लिए। अगर बहुत बड़ा चारागाह रियासत में, एक लोग नियुक्त कर देते जो उनकी बात मानते कि भाई आज से ये चारागाह तेरा, तू इसमें खेती करेगा, और तेरे को तो बाकी 50% दे रहे हैं, तेरे को 35% टैक्स देना, जा। तो लोग आसानी से करते खेती। ठीक है। तो इनका चारागाह खत्म हो गए तो जानवरों को चराना भी मुश्किल हो गया कि भाई कहां लेके जाएं। सही है ना। अब आजकल देखो अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भेड़ें इतनी तगड़ी संख्या में घट रही है, बकरियां हालांकि बढ़ रही। भेड़ों में भी क्या होता है कि चराना ही होता है भेड़ों को, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बंदिशें आ गई है। पहले तो खेतों में चर के आ जाती, लेकिन अब खेतों में भी तारबंदी होने लगी। कहाँ चराएं भाई, समस्या आ रही, बेचना पड़ रहा मजबूरी में, लोग दूसरा काम करना पसंद कर रहे। शेष सारा गांवों के अधिक इस्तेमाल से वो सब बेकार हो गए। अब बेकार कैसे हो गए, मैंने बताया कि भाई एक यही चारागाह है। अब पूरे जो आसपास के कबीले थे, समुदाय थे, सारे के सबके पशु किन में आने हैं, इनमें जाने हैं, उठते ही रोजाना का रोजाना ही। भाई नहीं तो बढ़ने ही नहीं दे रहे हो घास को, तो वापस आज खा क्या गए, दूसरे दिन कितनी की बढ़ेगी, वापस इसी में जाना है, खत्म, भूखे मरेंगे। तो इस्तेमाल से ये सब क्या हो गए, बेकार हो गए। अब बेकार क्यों गए, क्योंकि भाई घास आएगी, वापस आएगी तो उनके बीज आएंगे, तभी तो नए बीज उगेंगे। ये लोग तो बीज ही नहीं आने दे रहे, उनमें बीज ही नहीं बढ़ने दे रहे। करते भाई बीज कहां से बनवाते, पहले तो तब बन जाते क्योंकि दूसरी जगह पलायन कर जाते, तो वापस उसके बीज गिरते, वापस बरसात आती, वापस घास उग जाती है ना। देखो सूखे की समस्या से लगातार बढ़ने से जानवरों की तेजी से मृत्यु होने लगी, सूखा पड़ने लग गया। भाई धीरे धीरे, पहले ही तो एक लपड़ा चल रहा था ब्रिटिश सरकार का, और ऊपर से प्रकृति ने और साथ नहीं दिया, तो वहां क्या पड़ने लगे, अकाल पड़ने लगे, बरसात नहीं आ रही है, बरसात नहीं आ रही है तो चारा नहीं उगेगा। पहले ही समस्या, फिर और समस्या खड़ी हो गई, और तो इनसे फिर पशु थे उनके पास, वो भी क्या होने लगे, मरने लग गए। तो इससे असर पड़े हैं इस समुदाय पे। तो लोग क्या है कि चरवाहे बढ़ने पसंद नहीं करते, छोड़ दिया उन्होंने चरवाहे का काम। चरवाहे बदलते वक्त के साथ खुद को कैसे ढालते थे, अब खुद को कैसे ढालते थे वो, वे अपने आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे। ऐसा नहीं कि भाई वक्त बदल रहा है तो पता तो होता है कि भाई ये इसका एक ही रास्ता है, आपका कहीं ना कहीं आप एक ही रास्ते से जाओगे, लोगों को पता चल जाएगा भाई इसी रास्ते से आता है। पहले दाढ़ा ही तो हुआ करते थे, दाढ़ा डालना,
ले जाते। इन कबीलों को क्या है कि एक दूसरे पे एक आक्रमण करते थे। ये बहुत समझदार होते थे, तो ये हमेशा क्या करते, अपना रास्ता ही बदल लेते कि भाई इस बार से यहां से आ रहे हैं, इस बार वापस नहीं आना, ठीक है। हाँ, जानवरों की संख्या में कमी कर लेते थे धीरे धीरे। भाई यहां से चराने ले गए कितने 100, तो 20 एक तो उधर ही बेच के आना, भाई वापस क्या गए पैसे कमा के लाना, और संख्या में भी कमी हो जाती, दोनों चीजें आ जाती, पैसा भी आ जाता और पशु तो वापस क्या है दूसरे हो जाते। नए इलाकों में प्रवेश करने के लिए हर संभव लेन देन करते थे, ये मैंने पहले ही बताई। भाई जैसे नए इलाका में प्रवेश कर रहे थे, वहां के लोगों के साथ ही अच्छे मधुर संबंध बनाते, उनको दूध डाल देते, उनको जो इनके पास संपत्ति के नाम पे तो कुछ था नहीं, ऐसा होता था, तो ये क्या है उनके पास जो बच्चे होते थे, छोटे बच्चे, उनको दे देते कि भाई तुम पढ़ो, मजा आ जाएगा। हाँ, तो वो कहते कि यार फलाने जो समुदाय है उन्होंने मेरे को बच्चा दिया, है ना। तो रायका वायका जो होते हैं, बकरियां वकरियां होती, छोटे बच्चे हो गए, दो दो हो जाते हैं। कई कभी कभार ये भी क्या है कि बहुत समझदार होते, भाई बकरी के 2 था ना, 2 में से 1 खत्म है, ये 2 बच्चे पाल नहीं सकते, एक दूसरे को देते, भाई तू दूध पिलाना मस्त रहना, वो लोग भी राजी। वो कहे कि यार अच्छे वाले आदमी है, इनको कोई प्रोटेक्शन देंगे अपन, है ना। जब अपने रायका समुदाय के हरियाणा में जाते थे इन चराने, तो वहां के लोग इनको तगड़ा वाला प्रोटेक्शन देते, आओ आओ हमारे खेत में चराओ। क्यों? क्योंकि जो ये पशु होते थे ना उस समय हरियाणा में क्या करते हैं कि भाई फर्टिलाइजर ज्यादा यूज में लेते, तो वहां के लोग क्या करते हैं कि भाई ये खेत में चरेगी ना, तो यहाँ पे क्या करेगी, गोबर मूत्र वगैरह, उनसे क्या है कि उनकी वो बढ़ जाती थी उत्पादन क्षमता, उर्वरता बढ़ती तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। बढ़ने से क्या है कि दूसरे लोग ये सोचते कि भाई यार इनके खेत में पहले चराने दिया था, तो यहाँ पे अब की बार प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि गोबर की खाद तो वही है, वही पशु बैठते वहीं चरते। अपने जो रायका समाज है वो भी यही करती, बंजारा भी ऐसे ही करते थे, तो वहां पे वो सब प्रोटेक्शन देते, वो खुद लोग उनकी रखवाली करते, बंदूक लेके बैठ जाते शाम को, भाई लोग कौन आएगा तुम्हारे पशुओं को उड़ाने के लिए। तो उस खेत में क्या है कि गोबर की खाद वाद के लिए ये लोग क्या करते थे, प्रोटेक्शन। लेकिन ये भी क्या करते थे, उनके साथ मधुर संबंध बनाते थे। अपने यहाँ राजस्थान में एमपी से बंजारे आते, बंजारा आता तो अपने साम वो क्या करता कि बंजारा एक व्यापारी टाइप ही होता था, वो अपने साथ कुछ सामान लेके आता, रास्ते में बेचते हुए आता कि भाई ये लो, मुख्यतः नमक मिश्रियां वगैरह या फिर काजू किशमिश जो भी होते हैं उनको बेचने का काम ये करते हैं, रास्ते में बेचते आते, थोड़े बहुत पैसे इधर से कमा ले, थोड़ा बहुत ऐसे दे देते कि भाई ठीक है ले ले, तो उनके साथ क्या है कि मधुर संबंध बन जाते थे। तो फिर दूसरे लोग उनको कोई कह के देखे है, तो वो कहता था कि अरे बड़े मन से कैसे लड़ रहा तू, है ये तो बहुत अच्छा आदमी, हाँ ठीक है। तो हर संभव लेन देन करते थे यहाँ पे, वहां पे पशु दे देते, किसी को क्या दे देते है ना। राहत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाते थे, मैंने पहले कहा इनमें एकता थी। ये लोग क्या करते हैं कि भाई अकाल पड़ गया तो पूरे इकट्ठे होकर सरकार पे दबाव डालते कि भाई राहत कोष उपलब्ध करवाया जाए, क्या खाएंगे, मर जाएंगे, हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, पशु मर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई चीज इनको चाहिए या कुछ कानून था, तो ये एक साथ हमेशा खड़े होते थे, है ना। जैसे राजस्थान के गुजर हुए हैं अभी, हुए है कि नहीं हुए। हाँ, जिन स्थानों में उन्हें हटाने की कोशिश की जाती थी उन पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए संघर्ष करते थे। अगर 4-6 महीने ये यहाँ पे हैं तो सरकार या दूसरे लोग कहते कि नहीं भाई ये जो चरागाह है ये हमारा है, तो ये लोग कहते कि नहीं हम तो वर्षों से चराते हैं, तुम्हारा कैसा है, हम तो हर साल ही आते हैं चरा के जाएंगे। हाँ, रहते नहीं थे, लेकिन ये क्या करते हैं कि भाई अपना संघर्ष करते थे वहां पे अपना अधिकार जताने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई हम वहां पे रख रहे हैं, नहीं, ये क्या करते हैं कि भाई हम तो चराते आए हैं वर्षों से, चराएंगे। तो कहते हैं कि आपके बाप का है क्या भाई, हम तो आए हैं यहाँ से चराते, पहले भी हम ही चराते थे, अब भी हम ही चराएंगे। हाँ, ऐसे करके नहीं क्या करते थे, संघर्ष करते रहे बेचारे। जिन स्थानों से उन्हें हटाने की कोशिश की जाती थी उन पे अपना अधिकार जमाए रखने के लिए क्या करते थे, संघर्ष करते थे, एक हो जाते थे, भाई आ जाओ कैसे लड़ना, ठीक है। हाँ, जंगलों के रख रखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा भी मांगते थे। ये कहते थे कि भाई जो जंगल ये चरागाह बचे हुए हैं, हम लोगों की वजह से बचे हुए हैं, हम इनकी क्या करते हैं, रक्षा करते थे। आज भी करते हैं कि नहीं करते हैं। आदिवासी लोग कहते हैं कि भाई जो जल जंगल जमीन है वो हमारी वजह से बची हुई है। आज भी चरवाहे खत्म हो जाए तो चारागाह खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे चारागाह हम उस जमाने से, ब्रिटिश सरकार ऐसा बता के गए, उस सब जमाने से आज भी हम चारागाहों को बांटने में लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा खेती करने का अपन प्रयास करते हैं, धीरे धीरे चारागाह खत्म हो रहे हैं, और चारागाहों के साथ साथ ये जो जितने भी चरवाहे समुदाय थे वो भी लगभग खत्म की ओर हैं। क्योंकि अभी ये भी क्या कर रहे हैं, नए नए व्यवसाय कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि अब इनसे आमदनी संभव नहीं है, क्योंकि इनका जो सारा ही जीवन था वो किस सरकार ने तहस नहस कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार आने से पहले अधिकतर लोग क्या करते थे,
चरवाहे थे, आधी आबादी चरवाहे का काम करती थी, आधी आबादी क्या थी, साहूकार थी। हाँ, ये क्या करते थे, जो साहूकार होता है उनसे पैसे ले जाते हैं, चरा के लाते हैं, वापस पैसा कमा के लाते हैं और वापस जो जितना बनता वो उसको देते थे। खेती वेती से कोई लेना देना होता नहीं था। आई बात समझ में। और ये हमेशा ही दूध और मांस का व्यापार करते थे, बस, इसके अलावा और कोई लेना देना नहीं, पशुपालन पे ही अपनी जीविका का यापन करते थे। इसीलिए उस समय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा जाता था, अर्थव्यवस्था में जो सरकार की अर्थव्यवस्था थी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका जाता था, चरवाहों का जाता था, क्योंकि जो चरवाहे होते थे उनके द्वारा ही तो आमदनी होती थी, उनका जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे चरागाह खत्म हुए, चरवाहे खत्म हुए, आज इन चरागाहों का रूप किसने ले लिया, खेती ने ले लिया, और खेती बढ़ रही है। आज भी अर्थव्यवस्था में अगर अपने देश की अपना अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है, कृषि का। सबसे ज्यादा रोजगार किसके द्वारा मिल रहा है लोगों को, कृषि से। और कृषि के साथ ही हम धीरे धीरे क्या करने लगे, पशुपालन कृषि के साथ ही करने लगे। ठीक है, आई बातें समझ में? अरे आ गई क्या, बोलो हाँ। हाँ आई हो तो ही बोलो ना, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, हाँ ये पीडीएफ इनको उपलब्ध करवा देना भाई। कुछ चीजें हैं देखो, जो आपको मैंने मुश्किल से 10 या 20 लाइनें होगी जो याद रखने के लिए बोला है। ये लंबी चौड़ी क्लास थी, बाकी तो बातें ही हैं। इसका सार सिद्धांत एक ही है, इनके जीवन पे प्रभाव कैसे पड़ा वो है। लेकिन जो ये समुदाय हैं, कौन कौन से,